डिफेक्टिव रिटर्न किसको बोलते हैं, कुछ चीजें जो है वो अपन बुक से पढ़ेंगे। तो इधर देखिए, डिफेक्टिव रिटर्न किसको बोलते हैं। डिफेक्टिव रिटर्न मतलब नाम से पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। आपने रिटर्न फाइल किया, और गाइस रिटर्न फाइल जो किया ना, वो आपने अगर प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं किया, आपने फॉर्म है वो गलत फाइल कर दिया। फॉर्म, जिस फॉर्म में रिटर्न फाइल करता था उसमें आपने नहीं किया। क्योंकि क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग के अलग अलग फॉर्म होते हैं करके, ठीक है। तो आप अगर देखोगे आईटीआर फॉर्म्स, तो ये आईटीआर फॉर्म्स होते हैं जो अलग अलग तरीके के होते हैं कि किसके लिए कौन सा रिटर्न फाइल करना है। तो आप यहां पे देखोगे तो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं। दैट इज द ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7, ऐसे जो है वो अलग अलग तरीके के रिटर्न फॉर्म होते हैं। जैसे यहां पे जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आप देखोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो अलग अलग है। जैसे ये तुम्हारा ITR 1 से लेके ITR 4 तक है। अब ये ITR 1 जो है, ITR 1 किसको फाइल करना पड़ता है पता है, दैट इज द इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है, उसको फाइल करना पड़ता है करके, ठीक है। उसके बाद ITR 2 किसी को फाइल करना पड़ता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है किसको ITR कौन सा फाइल करना है। तो 7 रिटर्न के फॉर्म होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके। अब एक बात समझना, ये जो ITR होते हैं ना, अगर आपने गलत फॉर्म में फाइल कर दिया, जैसे आपको फॉर्म फाइल करना था ITR 1 वाला और आपने जो रिटर्न फाइल किया वो ITR 2 में फाइल कर दिया, या आपको जो है वो ITR 4 फाइल करना था, आपने ITR 6 फाइल कर दिया, तो वो तो गलत है ना। ये कंपनीज के लिए है एंड ऑल। मतलब कुल मिला के एक बात बताऊं, अगर अलग आपने रिटर्न फाइल किया तो बेटा आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्टिव माना जाएगा। या फिर अगर मान लो आप जब रिटर्न फाइल करते हो तो उससे पहले आपको टैक्सेस भरने पड़ते हैं और उसका प्रूफ लगाना पड़ता है कि तुमने टैक्स भर दिया। भाई तुम जो टैक्स भरोगे आपको टैक्स भरना पड़ेगा और उस टैक्स का प्रूफ लगाना पड़ेगा ना कि हमने टैक्स भर दिया है। तो अगर आपने वो टैक्स भरने का प्रूफ जो है वो आपने नहीं लगाया जो लगाना चाहिए था, एज वेल एज अगर मान लो आपकी ऑडिट होती है, टैक्स ऑडिट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, तो आपको उसकी ऑडिट की रिपोर्ट लगानी पड़ती है। और अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं लगाई तो आपको जो फॉर्म में फाइल करना था फॉर्म में वो फाइल नहीं किया, या फिर आपने जो प्रूफ लगाना था वो प्रूफ नहीं लगाया, या आपने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह नहीं लगाई, तो गाइस क्या हो सकता है पता है, इनकम टैक्स आपको ये बोल सकता है कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है। आपका रिटर्न है वो डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव है तो आपको क्या बोला जाएगा, एक नोटिस आएगा और उस नोटिस में आपको टाइम दिया जाएगा 15 डेज का, और 15 डेज में आपको बोला जाएगा कि इस डिफेक्ट को सुधार लो। भाई सीधी सी बात है, सुधारने का मौका देना चाहिए। तो अगर आपने रिटर्न में कोई डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट का मतलब आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर आपने जो प्रूफ लगाना था वो प्रूफ को नहीं लगाया, या फिर आपने क्या किया पता है तुमको, वो रिपोर्ट लगानी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट की वो नहीं लगाई, और एओ को पता चल गया कि इसमें तो डिफेक्ट है, तो आपको एक 15 डेज का टाइम दिया जाएगा, और वो 15 डेज में आपसे बोला जाएगा कि आप है ना अपना रिटर्न को, डिफेक्ट को सुधार लो, कि जो डिफेक्ट हुआ उस डिफेक्ट को सुधार लो। अगर आप सुधार देते हो तो अच्छी बात है। अगर आप 15 डेज की जगह ज्यादा टाइम मांगते हो, सर है ना 5 दिन और दे दो ना, तो 5 दिन और मांगते हो तो वो लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा जो है वो टाइम बढ़ा देंगे, अगर आपको चाहिए तो एक्सटेंशन चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन गाइस जो टाइम दिया है 15 डेज या एक्सटेंडेड टाइम दिया है, उसमें अगर आप डिफेक्ट को ठीक नहीं करते हो तो आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था ना वो इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब क्या होता है, ऐसा माना जाएगा जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, और आपका रिटर्न है ना वो वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो जाएगा। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है पहले से ऐसे वॉइड मान लिया जाएगा कि आपने अपना रिटर्न फाइल किया ही नहीं है। दैट इज द लाइक डिफेक्टिव रिटर्न वाली सेक्शन। तो देखिए मैंने क्या बोला कि गाइस समझने की कोशिश करना, 139(9) क्या बोलती है कि अगर डिफेक्टिव रिटर्न कब माना जा सकता है, आपने फॉर्म सही से नहीं भरा, मतलब सही फॉर्म भरना चाहिए था वो नहीं भरा, आपने कोई टैक्स का प्रूफ नहीं लगाया जो भरा था उसका, आपने जो चालान नंबर लगाना पड़ता है, जब टैक्स भरते हो तो उसका चालान नंबर वगैरह लगाना पड़ता है,
ऑडिट रिपोर्ट लगानी थी वो आपने नहीं लगाया करके, ठीक है, और उसके बाद में उनको पता चला कि आपके रिटर्न में डिफेक्ट है, तो आपको बोला जाएगा सुधार लो भाई, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, 15 दिन में सुधार लो। नहीं सुधारते हो तो आपका रिटर्न वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, जैसे आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, दैट इज द वॉइड एब इनिशियो। तो चलिए आप एक काम करिए, जब इतना लिख ही लिए थे तो 139.9 लास्ट सेक्शन भी लिख ही लीजिए करके, ठीक है। तो एक काम करिए, यहां से एज इट इज कॉपी कर लीजिए आपकी बुक में। बस इसके आगे वाली सेक्शन में ऐसा लिखेंगे नहीं, सीधा मैं बताऊंगा, बुक से देखना है, ठीक है। वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, या चलो कॉपी करो इसको कॉपी करो एक बार। बस इसके बाद मैं आपको बताता हूं आधार नंबर वाली सेक्शन। आधार नंबर है सबके पास में? इसके बाद में मैं आपको बताता हूं आधार नंबर वाली सेक्शन। सर बचपन का फेवरेट वर्ड है वॉइड एब इनिशियो, वेरी गुड। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, एक गाना था ना बीच में, ऐसा मेरा प्यार है वैसा तुम्हारा प्यार है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा कुछ गाना था ना, बीच में आया था ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, ऐसा कुछ गाना तो था कुछ। चलो कॉपी करो इसको फटाफट, और कॉपी हो जाए तो बोलो डन। आज पता है इलेक्शन है हमारे महाराष्ट्र में, तो वोटिंग है आज, मैं भी जाऊंगा वोट करने आज। मैं वोट करने जाता है तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो होता है ना, ऐसे सेल्फी डालेंगे फिर ऐसे फिंगर पे वो इंक लगा के कि यस आई हैव वोटेड। कॉपी करो फटाफट। बोलते ऑनलाइन क्लास में मुस्कुराते हो, यार क्या करें, स्टूडियो को देख के कैमरे को देख के मुस्कुरा लेता हूं, बच्चे दिखते नहीं तो। ओ जाने मेरी जाने मन, हाँ वो वाला है। चलो कॉपी करो कॉपी। बोलता है सर नोटा को वोट दोगे? मेरी मर्जी है, नोटा को तो नहीं दूंगा। आई विल सेलेक्ट बिटवीन महाविकास आघाड़ी एंड महायुति। महाराष्ट्र में तो भाई साहब सब एकदम खिचड़ी बने हुए हैं, ठीक है। शिवसेना इधर भी है, शिवसेना उधर भी है, एनसीपी इधर भी है, एनसीपी इधर भी है, ठीक है। कांग्रेस इधर है, बीजेपी इधर है, ऐसे खिचड़ी बन रखी है महाराष्ट्र में। मेरे को तो ये देखना ही पड़ेगा हमारे यहाँ एरिया से कैंडिडेट कौन है करके, ठीक है। आज मैं ऐप पे लाइव नहीं हूं, ऐप पे लाइव नहीं, सिर्फ यूट्यूब, ओनली यूट्यूब। चलो एक बार हो गया हो तो बोलो डन, एक बार हो गया हो तो बोलो डन। यस सर, व्हेन यू विल टेक द टेस्ट, आई विल स्टार्ट योर टेस्ट फ्रॉम द जनवरी से मैं तुम्हारे स्टार्ट करूंगा टेस्ट, ठीक है। आप दिसंबर और अपने क्लास कंप्लीट करिए थोड़ा, जनवरी से या दिसंबर से आई विल स्टार्ट द रिवीजन लेक्चर एंड जनवरी से आई विल स्टार्ट योर टेस्ट। चलो डन। चलो डन। चलो अब इधर देखो सब लोग, गाइस एक सेक्शन पढ़ रहे हैं और ये सेक्शन जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कहां से पता है तुमको? देखो इधर देखो, हाँ स्ट्रेटेजी मैं आपको मे के लिए संडे को बताऊंगा, ठीक है। अगली सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, आप एक बार अभी कुछ मत लिखिए, आपका ध्यान इधर होना चाहिए गाइस। एक सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं पहले, जिस सेक्शन का नंबर है दैट इज द सेक्शन नंबर 139 डबल ए का मतलब होता है आधार नंबर। अब एक बात बताऊं, आधार नंबर कुछ भी ना लिखिए, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए, पेन ड्रॉप कर लीजिए ऐसे, ओ भाई साहब ड्रॉप, ठीक है, और इधर ध्यान दीजिए, आधार नंबर।
ये सेक्शन क्या बोलती है पता है तुमको? आधार नंबर वाली सेक्शन। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर इधर होना चाहिए, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, कुछ मत लिखिए, आपका सबका ध्यान इधर होना चाहिए। एक बात बताओ, ऑल पीपल पे अटेंशन। आधार नंबर वाली सेक्शन क्या बोलती है पता है कि गाइस, अगर आप 1 अप्रैल 2017 की जगह यहां पे 1 जुलाई 2017, इस डेट, ये डेट याद रखना, 1 जुलाई 2017। अब बोलोगे सर ये डेट कैसे याद रखेंगे? एक बात बताऊं, 1 जुलाई 2017 आपसे याद हो जाएगी, जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 को आया था। तो 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी आया था, तो ये डेट ऐसे भी याद हो जाएगी। तो गाइस ध्यान देना, 1 जुलाई 2017 के बाद में अगर आप कभी भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, पैन के लिए, पैन दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड पता है आपको, पैन कार्ड के लिए, या फिर इस डेट या उसके बाद आप अपना कोई भी आईटीआर फाइल करते हो, मींस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न फाइल करते हो। एंड गाइस, अगर आप दोनों में से कोई भी चीज करते हो, या तो आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको उस पैन के एप्लीकेशन में अपना आधार नंबर लगाना पड़ेगा। आज अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पैन कार्ड की एप्लीकेशन में या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे उसमें अपना आधार नंबर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आधार नंबर है, वो आधार नंबर लगाना पड़ेगा। सर आप बोल रहे हो कि सर अगर हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको आधार नंबर लगाना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपको आधार नंबर है वो लगाना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप जो है वो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो 1 जुलाई 2017 के बाद में, तो आपको अपना आधार नंबर लगाना पड़ेगा। लेकिन सर अगर मान लो हमारे पास आधार नंबर आया नहीं है तो? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई आधार नंबर के लिए आज आपने अप्लाई किया और आते आते कभी कभी 2 महीना लग जाता है आधार नंबर आते आते, तो आधार नंबर नहीं आया तो? एक गाइस, आधार नंबर नहीं आया ना, तो आपको पता है आधार नंबर का एक एक्नॉलेजमेंट आईडी आता था। आधार नंबर का एक एक्नॉलेजमेंट आईडी आता है जिसमें पता है 15-16 नंबर का एक रहता है, डैश डैश स्लैश स्लैश वाला, तो वो लगा लीजिए। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न इस डेट के बाद फाइल करते हैं या पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको आधार नंबर या आधार का एक्नॉलेजमेंट आईडी लगाना मैंडेटरी है। तो आप लोगों ने अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म आपने देखा कभी? तो पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म 49A करके होता है। और ये वाला जो फॉर्म होता है जिसमें अपन पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आजकल तो ऑनलाइन होता है बट पहले ऐसा होता था। तो ये देखो फॉर्म जो होता है ना, उसमें क्या डिटेल डालनी पड़ती है? सबसे पहले आपका नाम डालना पड़ता है, क्या फुल नेम करके, आप श्री हो, श्रीमती हो, कुमारी हो, मिसेज लाइक मैसेज हो, क्या हो करके, ठीक है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ नाम चाहिए वो यहां पे लिखा जाता है। उसके बाद आपका कोई और नाम है क्या, किसी और नाम से जाने जाते हो तो आपको वो लिखना पड़ता है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो लिखना पड़ता है, मम्मी पापा का नाम जो है वो आपको लिखना पड़ता है, आपका एड्रेस आपको लिखना पड़ता है, टेलीफोन नंबर लिखना पड़ता है, आपका स्टेटस क्या है वो आपको लिखना पड़ता है। और उसके बाद ये देखो 12वां पॉइंट देखो क्या लिखना पड़ता है, इन केस ऑफ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोड द आधार नंबर, आपको आधार नंबर लिखना पड़ेगा या फिर आपको एनरोलमेंट आईडी लिखना पड़ेगा आधार कार्ड का। तो आपको आधार कार्ड लिखना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पे तुम्हारा आधार नंबर है तो आप आधार नंबर लिख लीजिए, बट आधार नंबर नहीं है तो आपको एक्नॉलेजमेंट आईडी जो है वो एक्नॉलेजमेंट आईडी आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन गाइस एक बात बताऊं, 1 अक्टूबर से ये एक्नॉलेजमेंट आईडी लिखने का जो सिस्टम है ये बंद हो गया है। देखो यहां नीचे क्या लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से, अभी अपन बुक में भी अमेंडमेंट देखेंगे, अभी अमेंडमेंट आया इसी साल। एक्नॉलेजमेंट आईडी अपनी डाल सकते हैं आप। ये एक्नॉलेजमेंट आईडी वाला फंडा है, ये बंद हो गया, आपको आधार नंबर ही डालना पड़ेगा। पहले क्या करते थे लोग पता है, एक्नॉलेजमेंट आईडी डाल देते थे और पहले सब अलाउ था, फिर आधार नंबर आता था वो बताते ही नहीं थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इन्होंने बोला नहीं, आपको एक्नॉलेजमेंट आईडी नहीं, अब अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो अब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट आईडी नहीं चलेगा, आपको आधार नंबर ही डालना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो
या फिर कोई आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर उसमें बताना पड़ेगा। पहले एक्नॉलेजमेंट आईडी भी अलाउ था, लेकिन गाइज ये अमेंडमेंट हो गया है 1 अक्टूबर 2024 से आपका एक्नॉलेजमेंट आईडी नहीं चलेगा। 1 अक्टूबर 2024 से एक्नॉलेजमेंट आईडी नहीं चलेगा, आधार नंबर ही डालना पड़ेगा अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो। कब से? 1 जुलाई 2024 या उसके बाद में। लेकिन गाइस यहां पे एक और चीज ध्यान देना, ये तो हो गई बाद वाली बात कि भाई 1 जुलाई 2017 के बाद में अगर पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और हम अगर आधार नंबर लेने के लिए एलिजिबल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आधार नंबर कोट करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो मेरे पास पहले से पैन कार्ड ऑलरेडी है, जैसे मैं एक बात बताऊं, आपके पास तो पैन कब बना था मुझे पता नहीं, बट मेरे पास पैन कार्ड जो है वो 2008 में बना था शायद, पैन कार्ड बहुत पुराना है। तो मेरे पास तो सर पहले का पैन कार्ड है, उसका क्या करना है फिर? तो गाइस इन्होंने बोला कि अगर आपके पास 1 जुलाई 2017 को पैन कार्ड ऑलरेडी है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, उस पैन कार्ड और आधार कार्ड को दोनों को लिंक कराना पड़ेगा। आपने ये सुना था कि पैन और आधार को आपस में लिंक कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? लिंक कराना पड़ेगा। मींस दोनों को गुलू गुलू कराना पड़ेगा, दोनों को गुलू गुलू कराना पड़ेगा, दोनों को लिंकेज कराना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी पैन, देखो अगर आप इस डेट या उसके बाद में पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आधार नंबर लगाना ही है, तो दिक्कत ही नहीं है, अपने आप वो लिंक हो गए। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न इस डेट के बाद फाइल करते हो आपको आधार नंबर लगाना है। लेकिन सर अगर मान लो आपके पास पहले से ऑलरेडी पैन नंबर है, तो मेरे पास पैन नंबर 2007 में मैंने लिया था, 2006 में लिया था, आपके पास भी हो सकता है पैन नंबर इस डेट के पहले का हो। अगर इस डेट के पहले का पैन नंबर है ना बाबू, तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको अपने आधार के साथ गुलू गुलू कराना पड़ेगा, दोनों को लिंक कराना पड़ेगा। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपस में क्या कराना पड़ेगा, गुलू गुलू कराना पड़ेगा, लिंक कराना पड़ेगा। आप मुझे बोलोगे लिंक कब तक कराना पड़ेगा? तो गाइज इसको जो लिंक कराना पड़ेगा वो गवर्नमेंट एक डेट बोलेगी, उस डेट तक कराना पड़ेगा। और मैं बताऊं गवर्नमेंट ने ये डेट बोली थी, दैट इज 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 तक आपको गुलू गुलू कराना ही पड़ेगा। किसको? पैन कार्ड और आधार कार्ड को। और गुलू गुलू कराने की डेट क्या थी? 31 मार्च 2022 तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट गुलू गुलू करा सकते थे। लेकिन सर एक बात बताओ, इसके बाद क्या, अगर मान लो गुलू गुलू नहीं कराया तो क्या होगा? क्योंकि आपने क्या बोला, अगर हमारे पास पैन कार्ड भी है, हमारे पास आधार कार्ड भी है और वो पैन कार्ड पुराना वाला है, 1 जुलाई 2017 जीएसटी आने से पहले का हमारे पास पैन कार्ड है, तो वो पैन कार्ड को आपको आधार से लिंक कराना पड़ेगा, दोनों का लिंकेज कराना पड़ेगा, गुलू गुलू कराना पड़ेगा। गुलू गुलू का टाइम लिमिट क्या दे रखा था? 31 मार्च 2022 तक आपको गुलू गुलू कराना पड़ेगा। लेकिन सर अगर गुलू गुलू नहीं कराया तो क्या होगा? अगर मान लो गुलू गुलू दोनों को नहीं कराया तो क्या होगा करके, ठीक है, अगर गुलू गुलू नहीं कराया तो क्या होगा? अगर गुलू गुलू नहीं कराया ना आपने, इस डेट तक दोनों को गुलू गुलू कराना है, दोनों को लिंक कराना है, अगर नहीं कराया तो क्या होगा पता है आपको? आपका जो पैन कार्ड है ना वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपका जो पैन कार्ड है ना वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनऑपरेटिव हो जाएगा। मतलब वो पैन कार्ड है ना वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। जब आप किसी को पैन कार्ड दोगे बैंक में, बोले ची इट इज इनऑपरेटिव, तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर गुलू गुलू नहीं कराया तो मैंने क्या बोला कि सर एक बात बताओ, अगर आपका पैन और आधार दोनों को लिंक कराना था, वो लिंक कराने का टाइम लिमिट 31 मार्च 2022 तक था। अगर नहीं कराया तो तुम्हारा पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव क्या होता है? एक बात बताओ, जहां कहीं पैन कार्ड लेके जाओगे और बताओगे लो मेरा पैन कार्ड है, ची इट इज इनऑपरेटिव, वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर तौबा तौबा हो जाएगा, बोला तौबा तौबा, पैन इज इनऑपरेटिव। अब एक बात समझो सर, क्वेश्चन ये आता है कि ये डेट जो है, इस डेट तक हमको दोनों का लिंकेज कराना था, गुलू गुलू कराना था, नहीं कराया, हमारा पेन इनऑपरेटिव हो गया। सर क्या हम इसके बाद लिंक करा सकते हैं या नहीं? लिंक तो कराओगे, करा सकते हो। इस डेट के बाद भी आप लिंक तो आज भी करा सकते हो, लेकिन बेटा लिंक कराओगे तो निर्मला सीतारमण जी बोलेगी ये पैसा लाया क्या? पैसा लेगी निर्मला सीतारमण जी लिंक कराने का।
और देखो लिंक कराने का कितना पैसा लगेगा, तो मैं बताऊं इसमें क्या था। इसमें बेटा अगर 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 तक वो 3 महीने जो है वो पैसा लगता था लिंक कराने का 500 रुपया। एंड बेटा अब अगर आप लिंक कराते हो 1 जुलाई 2022 के बाद 1 जुलाई 2022, वो 3 मंथ के लिए इन्होंने 500 रुपया लेते थे, बट अब अगर आज आप गुलू गुलू कराते हो तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आज आप गुलू गुलू कराते हो तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी बोलेगी पैसा लाया क्या, पैसा दे करके आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर एक बात बताओ, अगर हमारे पास पुराना पैन कार्ड है जो कि 1 जुलाई 2017 से पहले का है, क्योंकि इसके बाद बना होगा तो आपने आधार नंबर लगाया ही होगा, बिकॉज आधार नंबर के बिना कर ही नहीं सकते थे ये सब। लेकिन सर अगर पहले का पैन कार्ड है तो क्या करना पड़ेगा, उसको गुलू गुलू कराना पड़ेगा, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड को दोनों को लिंक कराना पड़ेगा। और लिंक कराने का टाइम लिमिट क्या था, 31 मार्च 2022 तक लिंक कराना था। अगर ये लिंक नहीं कराया तो क्या होगा, तुम्हारा पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। जब आप पैन कार्ड कहीं दोगे बोलोगे ची इनऑपरेटिव पैन कार्ड। अब पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है सर इसको ऑपरेटिव कैसे कराना है, गुलू गुलू करा दो। अब गुलू गुलू कराने का पैसा लेगी मैडम, और मैडम पैसा कितना लेगी, देखो 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 जून 2022 तक लिंक करा दिया तो आपको 500 रुपए का फीस था। और उसके बाद अगर लिंक कराओगे 1 जुलाई 2022 के बाद लिंक कराओगे तो आपको 1000 रुपीज का फीस लगेगा। और ये फीस लगता है अंडर सेक्शन 234H करके। तो ये 234H करके एक सेक्शन होती है और 234H में ये फीस लगता है। यहां पे जो फीस है वो 500 रुपीज या 1000 रुपीज का जो है वो आपको फीस लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस, तो आपको फीस लगेगा। अब एक और चीज समझना, जैसे ही आपका पैन और आधार अगर लिंक हो गया, गुलू गुलू हो गया दोनों में, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएगा। तो जैसे ही लिंक कर दिया तो आपका पैन कार्ड है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट, यस। अब एक और चीज समझना, एक बात बताऊं गाइस, मैंने बोला कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक इस डेट तक कराना था, नहीं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपका पैन कार्ड अगर इनऑपरेटिव हो गया तो भी आपके ऊपर है ना कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे आपके ऊपर। देखो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया तो लोग बोलेंगे ना, आप जैसे किसी को पैन कार्ड दोगे ची ये इनऑपरेटिव, वो ची कब तक नहीं बोलेंगे, वो ची बोलने के लिए टाइम लिमिट दिया कि ये भले इनऑपरेटिव हो गया बट आप पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। कब तक पता है, 1 जुलाई 2023 तक। तो 1 जुलाई 2023 तक आप पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, लेकिन 1 जुलाई 2023 के बाद में आप पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो चालू हो जाएंगे। 1 जुलाई 2023 के बाद में आप पे जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो चालू हो जाएंगे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आपका केवाईसी होगा ही नहीं, आप नया बैंक अकाउंट खोलने जाओगे तो खुलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप मान लो डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो नहीं खुलेगा। अगर आप कार खरीदना चाहते हो, पैन कार्ड दोगे वो इनऑपरेटिव है, वो बोलेगा ची। और वो ची वाला काम कब से चालू होगा, 1 जुलाई 2023 से होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां थोड़ा और टाइम दे दिया एक्सेस। क्या देखो इस डेट तक लिंक कराने के लिए पहले बोला था, बट आप तो भी लिंक नहीं करा रहे हो, बेशरम हो, तो आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। आपके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने चालू होंगे, बट डोंट वरी, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का टाइम इन्होंने 1 जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया था कि इस डेट के बाद ही आपके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने चालू हो जाएंगे करके। तो चलो अगर मैं बताऊं अभी तक जो मैं पढ़ाया उसको एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवाता हूं। देखो अगर आपके पास में 1 जुलाई 2017 के बाद में आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको आधार नंबर लगाना पड़ेगा या आधार का एक्नॉलेजमेंट आईडी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट आईडी वाला फंडा है ये बंद हो गया है अब 1 अक्टूबर 2024 से। लेकिन सर हमारा पहले से अगर पैन कार्ड है तो उसका क्या करेंगे, तो पहले से अगर आपका पैन कार्ड है तो उसको आधार के साथ लिंक करा दो, गुलू गुलू करा दो, गुलू गुलू दोनों में गुलू गुलू करा दो करके, ठीक है। दोनों को गुलू गुलू कराना पड़ेगा। अब ये गुलू गुलू ऑनलाइन होता है और पैसा दे दो, ठीक है। अब एक बात बताओ, गुलू कब तक कराना था, 31 मार्च 2022 तक कराना था, बट गुलू गुलू नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। और पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया तो भैया वो पैन कार्ड एकदम गंदा हो जाएगा। कोई भी कहीं भी दोगे ना पैन कार्ड वाला ची ये नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बात समझना, अगर वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया तो आप पे ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कब से आएंगे, आपके ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने चालू होंगे 1 जुलाई 2023 से।
1 जुलाई 2023 से आप पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आने चालू हो जाएंगे। अब एक बात बताओ सर, देखो वो 31 मार्च 2022 तक अगर हमने गुलू गुलू नहीं कराया तो गुलू गुलू नहीं कराया उसके बाद करा सकते हैं ना। आप जिस दिन गुलू गुलू कराना चाहते हो करा सकते हो, लेकिन गाइस उसके लिए फीस भरना पड़ता है। और ये फीस कहां दे रखा है? 234H में दे रखा है। और 234H का फीस कितना बोलता है कि बेटा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 ये 3 महीने में अगर आपने गुलू गुलू कराया तो 500 रुपया दो, और उसके बाद में अगर आप गुलू गुलू कराया तो आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना गाइस, ये जो सेक्शन मैंने आपको बताई ना, ये सेक्शन जितना भी मैंने आपको बताया, ये 4 लोगों पे नहीं लगेगा। मींस ये सेक्शन जो मैंने आधार नंबर वाली बताई, गुलू गुलू कराने वाली और ये सब लगाने वाली, और ये 4 लोगों पे नहीं लगेगा। कौन कौन से 4 लोगों पे नहीं लगेगा करके, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो नॉन रेजिडेंट है, पता है रेजिडेंट किसको बोलते थे? जो स्टे इन इंडिया फॉर द 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर वगैरह, वो वहां पड़ा था रेसिडेंशियल स्टेट में समय, दैट इज रेजिडेंट। बाकी नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट है तो उसको ये सेक्शन नहीं लगेगा। उसके पास क्योंकि आधार नंबर है ही नहीं, तो क्या गुलू गुलू कराए, तो उस पर नहीं लगेगा। एज वेल एज अगर कोई नॉन इंडियन सिटीजन, क्योंकि आपको पता है आधार नंबर जो है, आधार कार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलता है, तो नॉन इंडियन सिटीजन के पास, बेचारे के पास आधार नंबर ही नहीं है, तो क्या होगा? उसको गुलू गुलू नहीं कराना। एंड तीसरा गाइस, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो जम्मू कश्मीर में रहता है, या फिर आसाम में रहता है, या फिर मेघालय में रहता है, तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो जम्मू कश्मीर, मेघालय या आसाम में रहता है, क्योंकि आपको पता रहेगा जम्मू कश्मीर, मेघालय, आसाम में थोड़े वो एनआरसी का इश्यू चल रहा था, पता है? और एनआरसी का इश्यू चल रहा था और उसमें है ना लोगों को आधार नंबर मिल ही नहीं रहा था। आधार नंबर जो है वो आधार नंबर मिल ही नहीं रहा था, तो वहां लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास आधार नंबर है ही नहीं। तो आधार नंबर अगर आपके पास है ही नहीं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको गुलू गुलू वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट गाइस, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स या उससे ज्यादा का एज हो गया है, अब बेचारे का एज जो है वो 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हुआ है, तो 80 साल का बंदा अपने आप को भगवान की भक्ति से गुलू गुलू करे, मींस उससे लिंक करे, या बेचारा आधार पेन लिंक कराए करके, ठीक है? तो अगर किसी की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा हो गई है, 80 ईयर्स और मोर का एज हो गया है, तो उसको सब ये नहीं कराना, उसको गुलू गुलू वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड बताऊं, ये सेक्शन 4 लोगों पे नहीं लगेगी। किस किस पे नहीं लगेगी? एक तो कोई नॉन रेजिडेंट ऐसा है, नॉन रेजिडेंट पे नहीं लगेगी। दूसरा कोई भी नॉन इंडियन सिटीजन है, उस पे नहीं लगेगी। तीसरा जम्मू कश्मीर, मेघालय, आसाम में रहता है, उस पे नहीं लगेगी। और चौथा जिसकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गई है और उसके पास आधार नंबर नहीं है, तो उन पे ये नहीं लगेगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 139AA। आप एक काम करिए, जहां 139AA लिखा है ना, यहां पे ऐसा लिखिए, रेफर फ्रॉम कॉम्पैक्ट, सीधा ऐसा ही लिख लो, रेफर फ्रॉम कॉम्पैक्ट, क्योंकि इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा रेफर कर सकते हैं फ्रॉम कॉम्पैक्ट। और पेज नंबर लिख लीजिए, पेज नंबर जो कॉम्पैक्ट का पेज नंबर रहे, रेफर फ्रॉम कॉम्पैक्ट पेज नंबर 161, रेफर फ्रॉम कॉम्पैक्ट पेज नंबर 161। और सर आपने वो 1000 रुपए का फीस बताया, वो कहां दे रखा है? वो मैंने दे रखा है आपको उस वाले एडवांस टेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तो उसके लिए पेज नंबर लिख लीजिए, पेज नंबर 161 एंड पेज नंबर 161 एंड ये वाला पेज नंबर 137, पेज नंबर 137, पेज नंबर 161 एंड पेज नंबर 137, ऐसा लिखिए, पेज नंबर 161 एंड 131, ऐसे 2 पेज नंबर लिख लीजिए आप, ठीक है? चलो, तो देखिए क्या दे रखा है, अब अपन इससे पढ़ लेते हैं आधार नंबर। देखिए, एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन द आधार नंबर, अगर वो एलिजिबल है आधार नंबर लेने के लिए, शेल ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 कोट आधार नंबर, उसको आधार नंबर कोट करना है, बताना है, कहां बताना है? इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द पेन की एप्लीकेशन में आधार नंबर बताना है। दूसरा, इन द रिटर्न ऑफ इनकम, हर रिटर्न फाइल करेगा उसमें उसको आधार नंबर बताना है। इफ आधार नंबर नॉट अवेलेबल देन दैट पर्सन शुड कोट द एप्लीकेशन आईडी ऑफ आधार।
अगर आधार नंबर नहीं है तो आपको आधार का जो एप्लीकेशन आईडी रहता है ना, जिसको एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं, वो बताना पड़ेगा। लेकिन गाइस ये बंद हो गया है। कब से? 1 अक्टूबर 2024 से। मैंने उधर फॉर्म में भी बताया था, अब ये बंद हो गया एक्नॉलेजमेंट वाला। From 1st October 2024, that enrollment ID option not available. And if any person applied for PAN on the basis of the enrollment ID, अगर आपने PAN के लिए अप्लाई किया था enrollment ID के बेसिस पे, then mandatorily required to intimate his आधार नंबर in the prescribed manner. अगर मान लो पहले आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पे और अब आपका आधार नंबर आ गया है, तो आधार नंबर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, देखिए, every person holding PAN number on 1st July 2017 shall link Aadhaar and PAN till 31st March 2022. Otherwise PAN shall be inoperative. But guys ये सेक्शन नहीं लगेगी। किसके लिए नहीं लगेगी? अगर कोई पर्सन जम्मू कश्मीर, मेघालय, आसाम में रहता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, किसी की एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा हो गई है, या कोई पर्सन इंडिया का सिटीजन नहीं है, उन पे ये सेक्शन नहीं लगेगी। उसके बाद एक चीज समझना, where a person failed to link his Aadhaar number with PAN number till 31st March 2022, then PAN shall become the inoperative. तुम्हारा PAN inoperative हो जाएगा। Same is linked until the date it will be deemed that the person has not, इसमें क्या माना जाएगा कि पर्सन ने कोई पैन कार्ड कोट ही नहीं किया है। तो देखिए वापस समझना, वापस से पढ़ेंगे इसको। Where a person fails to link Aadhaar number with PAN number till 31st March 2022, the PAN shall become the inoperative. Till the same linked and until such date it shall be deemed that person has not quoted his PAN number in any transaction. जहां जहां आपको पैन नंबर देना था, जहां जहां आपको पैन नंबर देना था, जहां जहां आपको पैन नंबर देना था, यह माना जाएगा आपने पैन नंबर दिया ही नहीं है। एंड गाइज उसमें पेनल्टी लग जाएगी, और पेनल्टी क्या लगती है अभी अपन देखेंगे पैन कार्ड वाली सेक्शन में। पैन नंबर विल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज लिंक विद द आधार। जिस दिन गुलू गुलू हुआ उस दिन से वापस से तुम्हारा पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे इफ असेसी लिंक आधार एंड पैन ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2022 देन ही इज रिक्वायर्ड टू पे द फीस एज पर सेक्शन 234H दैट इज गिवन इन द एडवांस टैक्स टॉपिक में मैंने दे रखा है कितना फीस लगता है। एंड गाइज if assessee failed to link till 31st March 2022 na, then PAN will be inoperative, but as per CBDT negative consequences for not quoting the PAN will be applicable from the 1st July 2023। आपके ऊपर जो गलत आपके ऊपर जो होना चालू होगा वो 1st जुलाई 2023 से होना चालू होगा। ये अगर याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी ठीक है। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर आधार नंबर वाली सेक्शन। और अब अपन पढ़ रहे एक और सेक्शन 139A, दैट इज द पैन नंबर वाली सेक्शन, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो एक और सेक्शन पढ़ रहे हैं पैन नंबर वाली। एक बात बताओ, पैन नंबर किसको लेना पड़ता है? आपको क्या लगता है पैन नंबर किसको लेना पड़ता है? पैन नंबर किसको लेना पड़ता है? पैन नंबर किसको लेना पड़ता है? आपने पैन नंबर लिया क्या? बोलोगे हमने तो लिया ही है सर, हमने तो पैन नंबर लिया ही है। अब एक बात बताओ, पैन नंबर किसको लेना पड़ता है पता है आपको? मैं बताऊं तो पैन नंबर जो है वो पेन नंबर जो लेना पड़ता है, बोले सबने ले रखा है, बट पेन नंबर लेना किसको पड़ता है? ये तो आपने तो ले लिया ऐसे ही करके, ठीक है। किसी ने बोला बिजनेस करता है उसको, दिस इज बिजनेस। तो देखो पेन नंबर किसको लेना पड़ता है मैं आपको बताऊं, 6 लोग ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड लेना ही पड़ेगा। आपने तो अपना वॉलंटरीली लिया है, बट मैंडेटरी किसको लेना पड़ता है? तो मैं बताऊं 6 लोग ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड लेना पड़ता है। किस किस को? 6 लोग ऐसे कौन कौन से हैं? तो देखो बेटा, पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पेन, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको पैन कार्ड लेना पड़ेगा, और आपको एप्लीकेशन कब तक करनी पड़ेगी। तो पैन कार्ड किसको लेना है और आपको एप्लीकेशन कब तक करनी है? सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है बताए, जिसकी टोटल इनकम मतलब नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम का मतलब होता है नेट टैक्सेबल इनकम। एंड गाइज ये जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो अगर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा हो जाती है, बेसिक एग्जाम्पशन का मतलब होता है दैट इज द आपका 2,50,000।
अगर 2,50,000 से ज्यादा हो जाती है, बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई साहब जो है वो आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, पैन कार्ड किसको लेना पड़ेगा, जब आपकी जो इनकम है वो इनकम अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है। तो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है मींस 2,50,000 या 3 लाख डिफॉल्ट टैक्सेशन रेजिम में, उससे ज्यादा हो गई तो आपको पैन कार्ड लेना है। लेकिन सर कब तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो जैसे आपकी इनकम इस साल में 2,50,000 या 3 लाख को क्रॉस कर गई, अगर आपको क्रॉस कर गई तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 31 मई 2025 तक। तो आपको 31 मई 2025 तक आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या बोलता है पता है, अगर कोई भी बिजनेस करता है या कोई प्रोफेशन करता है और जिसका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा हो जाए, अगर आपका टर्नओवर, आप कोई मान लो धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो और आपका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा हो गया तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर है, वो टर्नओवर आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा करके। और कब तक अप्लाई करना पड़ेगा, अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड तक। और प्रीवियस ईयर का एंड कब होता है, 31 मार्च 2025 तक ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो दो लोग मैंने क्या बोले, सबसे पहला क्या था कि भाई साहब अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा हो गई तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। कब तक, टिल 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर। अगर आपका टर्नओवर जो है बिजनेस का या प्रोफेशन का ग्रॉस एसेट वो 5 लाख रुपीज से ज्यादा हो गया तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा, टिल 31 मार्च 2025 तक। गाइस तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जो एनजीओ होते हैं, ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट वाला पॉइंट अपने इंटर के सिलेबस में नहीं है, बट ये पॉइंट जो है तो मैंने लिया है कि जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट का मतलब होता है एनजीओज। आपने लोग पढ़ा होगा अपने फाउंडेशन में, एनजीओ, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बालाजी तिरुपति बालाजी ट्रस्ट एंड ऑल, सिद्धि विनायक ट्रस्ट एंड ऑल। तो ये एनजीओज होते हैं करके, ठीक है। इन एनजीओज को क्या करना पड़ता है, अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर मींस 31 मार्च 2025 तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब एक बात समझना, तो ये जो चीज है ये तो हो गई, तो 3 लोग मैंने बताया। अब एक बात समझना, चौथा क्या बोलता है पता है, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है, इंडिविजुअल को छोड़ के कोई रेजिडेंट पर्सन है, जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, ये सब, अगर ये पूरे साल में मिला के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो 2,50,000 या उससे ज्यादा का है, पूरे साल में मिला के ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और गाइस ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ना, ये अगर 2,50,000 या उससे ज्यादा का है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका सेल का ट्रांजैक्शन, परचेज का ट्रांजैक्शन, कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो और वो आपका 2,50,000 या उससे ज्यादा है पूरे साल का मिला के, तो बेटा 31 मई तक आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड चौथा पॉइंट क्या बोलता है पता है, कि जैसे अगर इसमें मान लो कंपनी वगैरह को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पार्टनर, ट्रस्टी, ऑथर, फाउंडर, सीईओ, उन सबको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा टिल 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर। और टिल 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर तक इनको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक आपको 5 चीजें बताई, एक बार वापस से रटते हैं। इधर देखो, पैन कार्ड के लिए अप्लाई किस किस को करना है। पहला बोलोगे, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है, आपकी इनकम या किसी और की इनकम जो आपके हाथ में क्लब हो रही है, जैसे मेरे हाथ में मेरे बेटे की इनकम मान लो क्लब होती है, तो क्लब होने के बाद अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो आपको 31 मई ऑफ असेसमेंट ईयर तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। दूसरा, अगर कोई पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन करता है, एंड गाइस बिजनेस एंड प्रोफेशन का आपका जो टर्नओवर ग्रॉस रिसीट है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा, जो ट्रस्ट होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। चौथा, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है इंडिविजुअल को छोड़ के, और अगर पूरे साल में उसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख रुपए से या उससे ज्यादा का किया है, उसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड गाइस उस एसएससी के जो डायरेक्टर है, एमडी है, पार्टनर है, सीईओ है, उन सबको भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ये तो हो गए। अब अगला पॉइंट क्या बोलता है पता है तुमको, कि अगर मान लो आप किसी अकाउंट में, आपके अकाउंट में मतलब खुद के अकाउंट में, पूरे साल में मिला के अगर आपका कैश डिपॉजिट 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो गया, तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है।
जैसे आपने जनधन खाता खोला हुआ है तो जनधन खाते में तो पैन कार्ड लगता नहीं है, बट अगर आपने जनधन खाते में पूरे साल में मिला के कैश डिपॉजिट अगर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा हुआ तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या आपका कैश विड्रॉल 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या आप अगर करंट अकाउंट या कैश क्रेडिट अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर मान लो आपका पूरे साल में मिला के कैश डिपॉजिट किसी अकाउंट में 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो गया है, मतलब एक या एक से ज्यादा अकाउंट में मिला के भी अगर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या अगर आपका 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश विड्रॉल है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर आप कोई करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 डेज बिफोर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन। भाई आपका अगर कैश डिपॉजिट 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, एग्रीगेट किसी अकाउंट में होने वाला है, आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कैश विड्रॉ करने वाले हो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने वाले हो, करंट अकाउंट खोलने वाले हो तो आपको एटलीस्ट 7 दिन पहले, ये ऐसा करने के एटलीस्ट 7 दिन पहले आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, तो 6 लोग ऐसे हैं जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से 6 लोगों को पैन कार्ड के लिए मैंडेटरी अप्लाई करना पड़ता है, पहला, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो गई पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो। दूसरा, अगर आपका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा हो गया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो। तीसरा, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट जो होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। चौथा, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन ऐसा है इंडिविजुअल को छोड़ के जो पूरे साल में मिला के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख रुपया है उससे ज्यादा का करता है, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो। अब उसके एमडी सीईओ वगैरह जो है उनको भी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लो आपके अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट कर रहे हो वो 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट हुआ तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने 20 लाख या उससे ज्यादा का विड्रॉ कर रहे हो तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। एंड गाइज, अगर आपका कैश क्रेडिट अकाउंट या करंट अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना गाइज, अब आप एक बात समझना, आपको ये पैन कार्ड लगाना कहां कहां पड़ता है। तो मैं बताऊं, यहां पे एक लिस्ट दे रखी है टोटल 18 पॉइंट की, कि अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो ना तो आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ये ट्रांजैक्शन है जो आप करोगे ना तो आपको पैन कार्ड लगाना ही पड़ेगा। कहां कहां पे? देखो, ये तो उन लोगों की लिस्ट थी 6 लोग कि जिनको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। अब मैं आपको यहां पे कुछ लोगों को बता रहा हूं कि जहां पे आपको अपना पैन कार्ड लगाना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने, पता है, कभी गए होंगे बैंक, 50,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करने की कोशिश की होगी तो आगे वाले ने पैन कार्ड मांगा होगा। आपने अगर मान लो कार खरीदी होगी तो आपसे पैन कार्ड मांगा होगा। अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे 50,000 से ज्यादा का, पैन कार्ड मांगा होगा। अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया होगा तो पैन कार्ड मांगा होगा। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपको करते टाइम अपना पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। So guys, there are certain transaction and if you are doing this transaction now, you have to mandatorily quote your PAN number. PAN number लगाना ही पड़ेगा। ये ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे ना तो आपको पैन नंबर लगाना ही पड़ेगा। टोटल 18 ट्रांजैक्शन है। ये 18 ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना ही पड़ेगा। पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। बिना पैन कार्ड के आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ सर, कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है? एक बात बताओ, क्या हमको सर ये पूरा रट्टा मारना है? आंसर इज नो। आपको सिर्फ इसको 2 बार पढ़ना है। 2-3 बार अगर पढ़ोगे तो ये ऐसे भी पॉइंट आपके दिमाग में रह जाएंगे कि कहां कहां पैन कार्ड लगाना है। अगर आपने किसी होटल का बिल है, वो होटल का बिल कैश में 50,000 से ज्यादा दिया तो पैन कार्ड मांगा जाता है। तो एक बात बताऊं, यहां पे जो ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट जो है वो बेसिकली आपको 1-2 बार अपन पढ़ेंगे तो अपने को ऐसे भी दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा यहां पे पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, यहां पे पैन कार्ड लगाना पड़ेगा करके। ठीक है, कॉम्पैक्ट के पेजेस अलग है क्या? हाँ, हो सकते हैं थोड़े बहुत अलग करके। ठीक है, ये वाले पेजेस अलग है कॉम्पैक्ट के, आपके एक पेज का डिफरेंस है, वो आगे पीछे वो नाम लिखते टाइम शायद हो गया होगा, बट ठीक है। अब इधर देखिए, आपके पास जो कॉम्पैक्ट है वो सही है। इधर देखिए सब लोग, तो कहां कहां पे पैन कार्ड लगाना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, केसेस वेयर पेन टू बी कोटेड इन द ट्रांजैक्शन, कहां कहां पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। पहला, सेल एंड परचेज ऑफ द मोटर व्हीकल, अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते बेचते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, अदर देन 2 व्हीलर। तो देखो, अगर आपने एक्टिवा खरीदी तो उसमें पैन कार्ड नहीं लगता, अगर आपने बाइक खरीदी तो पैन कार्ड नहीं लगता। लेकिन गाइस, अगर आप कार खरीद रहे हो, आप अगर टेम्पो खरीद रहे हो, 3 व्हीलर वगैरह खरीद रहे हो, तो जो भी आप ट्रांजैक्शन, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन करोगे, भले वो कितने का भी हो, आपको पैन कार्ड का कॉपी देना पड़ेगा। तो अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते बेचते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। दूसरा क्या दे रखा है,
अगर आप कोई अकाउंट खोलते हो बैंक में जाके, अकाउंट कहां खोल रहे हो, बैंक में खोल रहे हो या कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोई अकाउंट खोल रहे हो, और अकाउंट खोलते हो, जैसे आपने देखा होगा आपने सेविंग अकाउंट खोला कहां, बैंक के साथ, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ता है। लेकिन गाइस इसमें एक दो एक्सेप्शन है। पहला, अगर आप एफडी खोलोगे तो एफडी के लिए पैन कार्ड नहीं लगाता, एफडी के लिए अलग से कुछ लिमिट है, तो एफडी का पॉइंट अलग है, वो अपन आगे जाके देखेंगे। और दूसरा, जो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हो ना, उसमें पैन कार्ड नहीं लगता। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट में पैन कार्ड नहीं लगता। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है पता है आपको? आप पता है स्कूल में थे, छोटे थे तब, और जब आप स्कूल में थे, छोटे थे तो आपको पता है आपकी बैंक में वो एसबीआई वाले आए थे, और एसबीआई वाले अंकल ने आके आपको बोला था कि सबके बैंक अकाउंट खोलते हैं हम लोग, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग रोज उसमें 10 रुपया वगैरह डालना, ऐसा बोला था, पता है आपको? तो दैट इज कॉल्ड बेसिक सेविंग अकाउंट। तो आपके पास उस दिन तो पैन कार्ड था ही नहीं, बट तो भी आपका अकाउंट खुल गया था, दैट इज कॉल्ड बेसिक सेविंग अकाउंट। या जैसे जो जनधन खाता होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक सेविंग अकाउंट, उसके लिए पैन कार्ड नहीं लगाना। बट भाई साहब, आप अगर कोई अच्छा अकाउंट खुलवाना चाहते हो और आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। हमारे स्कूल में पता है क्या हुआ? हमारे स्कूल में जब हम छोटे थे, मेरे हिसाब से 8वीं में पढ़ते होंगे, 7th या 8th में पढ़ते थे, तो हमारे बैंक मैनेजर आया क्लास में, और क्लास में वहां स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हुआ करती थी, नाउ इट इज एसबीआई। तो एसबीआई का बैंक मैनेजर आया और एसबीआई के बैंक मैनेजर ने आके सबको बोला कि आपको सबको अकाउंट खोलना चाहिए, आपको बचत करनी चाहिए, बैंक में पैसा रखना चाहिए, ऐसा बोला। और उसने जो है उसने बैंक वाले ने क्या किया पता है तुमको? कि उसमें 10 रुपीज बैंक डिपॉजिट करेगी, ऐसा उन्होंने बोला था कि आपका जो 10 रुपीज है, मतलब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 10 रुपीज है, वो पहली बार बैंक डिपॉजिट करेगी। आप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट बैंक अकाउंट फ्री में खोला जाएगा और उसमें 10 रुपीज है वो बैंक डिपॉजिट करेगी। एक बात बताओ, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, बड़ा ही एकदम क्या बोलते हैं, एकदम पक्का मारवाड़ी था। उसने क्या बोला, बैंक मैनेजर हाथ ऊपर किया और बैंक मैनेजर को बोलता है कि सर वो 10 रुपीज जो आप डिपॉजिट कर रहे हो उस पे भी हमको क्या इंटरेस्ट मिलेगा क्या? हमको जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके, ठीक है। भाई साहब पूरी क्लास हंस ली करके, ठीक है। पहली चीज तो वो बेचारे बैंक वाले 10 रुपया डाल रहे हैं, ठीक है, और ये बंदा क्या सोच रहा है कि वो 10 रुपए पे भी हमको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बता दो मुझे करके, ठीक है, कि 10 रुपए पे हमको जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट वॉज टू फनी यार, मतलब वो बंदा जो था करके, ठीक है, बंदा एकदम लेजेंड बंदा था और आज की डेट में वो बैंक में ही काम करता है। तो जब मैं मिलता रहता हूँ तब मैं उससे वो वाला किस्सा सुनाता हूँ। मैंने कहा तू कैसा था यार, तू एक बात सोच, वो बैंक में काम करता है, ही इज अ मैनेजर इन द बैंक नाउ, इन द आईसीआईसीआई बैंक आई थिंक। एंड भाई वो बंदे का मतलब आप बंदा सोच क्या रहा है कि आप एक तो 10 रुपए आप डाल रहे हो और वो 10 रुपए पे मुझे ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इतना सोच रहा है भाई, वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप जो है वो बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है वो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट को छोड़ के एंड एफडी को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद गाइस, अगर आप किसी भी बैंक्स में या कोऑपरेटिव बैंक में या किसी भी कंपनी से अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आप जो है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इन ऑल सच ट्रांजैक्शन आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट का मतलब होता है आपको पता रहेगा शेयर ट्रेडिंग के लिए, आप जैसे जीरोधा के साथ आपने अकाउंट खोला या आप स्टॉक के साथ खोला या ग्रो के साथ खोला, तो ये जो आपका डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट अगर आप खोलते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ये जो 4 ट्रांजैक्शन पहले वाले हैं, इसमें ऑल ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड लगाना है भाई, सीधी सी बात है। मोटर व्हीकल खरीदा बेचा, पैन कार्ड लगाओ। उसके बाद में अगर आपने अकाउंट खोला, पैन कार्ड लगाओ। उसके बाद आपने क्या किया, अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आपने डीमैट अकाउंट खोला तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। यहां पे ऑल सच ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। अब गाइस इसमें ध्यान रखना, आगे जो है कुछ ट्रांजैक्शन की लिमिट है। उसमें क्या बोला हुआ, पहला, अगर आप होटल या रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हैं एट वन टाइम, एक टाइम में 50,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो आप जो है वो होटल का बिल पे कर रहे हैं, होटल या रेस्टोरेंट का बिल पे करते हैं और वो 50,000 से ज्यादा का कैश में पे कर रहे हैं, तो आपको पैन कार्ड का कॉपी उसको देना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर मांगेगा, पैन कार्ड का कॉपी उसको देना पड़ेगा अगर आप 50,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप पेमेंट इन कनेक्शन विद द ट्रेवल टू एनी फॉरेन कंट्री, आप फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं, और फॉर द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट वन टाइम, आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं,
तो फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर खरीद रहे हैं, या फिर आपको थाईलैंड घूमने जाना था भाई साहब, और थाईलैंड के लिए अगर आप वहां का करेंसी खरीद रहे हैं और आपने कैश में 50,000 से ज्यादा का खरीदा, तो बेटा आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो आप अगर फॉरेन करेंसी खरीद रहे हैं, फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड खर्चा हो रहा है, और अगर आपने 50,000 से ज्यादा का कैश में किया, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, या फिर आप किसी के डिबेंचर खरीदते हैं या बॉन्ड्स खरीदते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो तीनों को एक साथ में ले लेता हूं क्योंकि तीनों का लिमिट है, वो लिमिट सेम ही है 7 से लेके और 9 तक। तो देखो मैंने क्या बोला, 7 से लेके 9 तक जो है वो लिमिट सेम है। आप या तो म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, या फिर आप किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन के डिबेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, या फिर आप आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं। एंड गाइस 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो आपको पैन कार्ड, यहां कैश वाला नहीं है। भले आप बैंक के थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप मान लो पेमेंट करते हैं, एसआईपी वगैरह करते हैं, बट म्यूचुअल फंड अगर पूरे साल में मिला के भी अगर 50,000 से ज्यादा का हुआ, तो बाबू आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदे तो भी आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो। अब उसके बाद अगर आप किसी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप कैश डिपॉजिट करने जाते हैं, और कैश डिपॉजिट 50,000 रुपीज से ज्यादा है इन अ वन डे, एक ही दिन में 50,000 से ज्यादा का आप अगर कैश डिपॉजिट करने जाते हैं, तो बेटा आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, अगर आप बैंक ड्राफ्ट बनाते हैं या पे ऑर्डर बनाते हैं, बैंकर चेक बनाते हैं किसी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से, और कैश में अगर 50,000 से ज्यादा का एक दिन में बनवाया, जैसे आप डीडी बनाने गए होंगे बैंक, कभी ना कभी पे ऑर्डर बनाने गए होंगे, और अगर कैश लेके गए होंगे, तो 50,000 से ज्यादा का अगर आप डीडी बनाते हैं कैश देके, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा करके। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं 50, अगर अपन मैं आपको मान लो यहां पे आपके 11 ट्रांजैक्शन हो गए, 11 ट्रांजैक्शन को अगर मैं सम अप करना चाहता हूं, तो मैं ये बोलूं कि देखो यहां पे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे जिसमें ऑल ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड लगेगा। कहां पे, आप मोटर व्हीकल खरीदते बेचते हैं, आप अगर बैंक के साथ अकाउंट खोलते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, या डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो यहां पैन कार्ड लगेगा। दूसरा, अगर मैं कैश वाली बात करूं, तो होटल का बिल, रेस्टोरेंट का बिल, या फॉरेन ट्रेवल के लिए या फॉरेन करेंसी खरीदा, वहां कैश में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट किया, तो पैन कार्ड लगाना है। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदे, डिबेंचर बॉन्ड्स खरीदे, आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदे और 50,000 से ज्यादा है, तो आपको पैन कार्ड लगाना है। उसके बाद अगर मान लो आप डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट इन अ सिंगल डे 50,000 से ज्यादा का, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। अगर आप डीडी बनाते हैं, पे ऑर्डर बनाते हैं, 50,000 से ज्यादा का कैश में बनवाते हैं, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 12 देखो, एफडी विद द बैंक या कोऑपरेटिव बैंक के साथ एफडी कराते हैं। एफडी किसके साथ में, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, या निधि कंपनी के साथ में। निधि कंपनी का मतलब होता है चिट फंड, या एनबीएफसी के साथ में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ अगर आप एफडी कराते हैं। एंड गाइस, या तो आपका पर एफडी 50,000 से ज्यादा का है, या फिर पूरे साल में मिला के आप 5 लाख से ज्यादा का एफडी कराते हैं। या तो पर एफडी आपने जैसे 60 का एफडी कराया, तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। बट अगर आप एफडी 40 का कराते हैं तो नहीं लगाना। बट आप क्या करेंगे फिर, 40 के एफडी कराएंगे, 40 ऐसा। तो पूरे साल में मिला के अगर 5 लाख से ज्यादा का एफडी कराया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्या दे रखा है, पेमेंट फॉर वन और मोर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन, अगर 50,000 से ज्यादा का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं पता है आपको, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि गाइस, बहुत बार जैसे मान लो मुझे फॉरेन घूमने जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा कार्ड ले लूंगा, ट्रेवलर कार्ड, प्रीपेड कार्ड। तो जो प्रीपेड कार्ड क्या होता है, पहले उसमें रिचार्ज करा लो, फिर आप अपनी मर्जी से खर्चे करते रहो उस कार्ड से। तो अगर आपने 50,000 से ज्यादा का कोई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लिया है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या होता है, एक बैंक है वो कार्ड दे देगी और उस कार्ड से आपको जहां मर्जी आए वहां खर्चा करिए। तो जैसे मान लो मैंने लोड करा लिया 1 लाख रुपया उस कार्ड में, फिर मैं जहां जाऊंगा वहां उससे खर्चा करूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। तो आप 50,000 से ज्यादा का अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में गाइस, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं,
और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे करते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को और वो 50,000 रुपीज से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया और वो 50,000 से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप क्या करते हैं पता है, आप सेल और परचेज करते हैं सिक्योरिटी का, शेयर्स को छोड़ के, लेकिन अगले पॉइंट में शेयर दे रखा है, सेल और परचेज ऑफ अनलिस्टेड शेयर ऑफ द कंपनी। देखो लिस्टेड शेयर तो आप डीमेट के थ्रू कर सकते हो, तो डीमेट अकाउंट खुलवाया होगा तो पैन कार्ड लगा लिया होगा। लेकिन अगर आप कोई भी, मान लो आप सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी करते हैं, सेल और परचेज ऑफ द अनलिस्टेड शेयर करते हैं और अगर 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस सेकेंड लास्ट ये बोलता है सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप घर बार बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, खरीदते हैं, या लैंड बेचते खरीदते हैं और अगर उसका अमाउंट कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस उसके बाद अगर ऊपर वाले जो पॉइंट दे रखे उनको सबको छोड़ के अगर सेल और परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस करते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विस है वो उसका सेल परचेज होता है और अगर मान लो उसका जो बिल है वो पर ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज्यादा का है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो गाइस टोटल आपके ये 18 ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं 18 ट्रांजैक्शन को वापस एक बार रिपीट करना चाहूं तो ऐसे बोलूंगा, सबसे पहले मोटर व्हीकल, अगर टू व्हीलर को छोड़ के खरीदते बेचते हैं पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो लगाना पड़ेगा, बट बेसिक सेविंग अकाउंट को छोड़ के। उसके बाद अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप होटल रेस्टोरेंट का या फिर फॉरेन करेंसी के लिए पेमेंट 50,000 से ज्यादा का कैश में करते हैं तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदते हैं या डिबेंचर बॉन्ड्स किसी कंपनी के खरीदते हैं और 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में जाके एक दिन में 50,000 से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आप अगर बैंकर या पे ऑर्डर बनाते हैं 50,000 से ज्यादा का कैश में तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस उसके बाद में आप अगर एफडी बनाते हैं, या तो सिंगल एफडी 50,000 से ज्यादा है या फिर पूरे साल में मिला के आपका जो एफडी है वो अगर 5 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद गाइस अगर मान लो आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, अगर आप प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के साथ या किसी और कंपनी का और वो 50,000 से ज्यादा का है तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं 50,000 से ज्यादा का तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस अगर मान लो आप शेयर सिक्योरिटी खरीदते बेचते हैं अनलिस्टेड, या कोई भी सिक्योरिटी खरीदते बेचते हैं और वो उसमें 1 लाख से ज्यादा का है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं 10 लाख से ज्यादा का, या तो कंसिडरेशन है या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। एंड गाइस लास्ट ये बोला हुआ है कि अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदते हैं और वो बेटा 2 लाख रुपए से ज्यादा का है तो आपको पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। लेकिन गाइस अगर कोई माइनर है और माइनर के पास खुद का पैन कार्ड नहीं है, माइनर के पास खुद का पैन कार्ड नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड लगा के ये काम कर सकता है। जैसे मेरा बेटा है छोटा सा 7 साल का, ही इज अ माइनर। अब उसके लिए मेरे को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है इंश्योरेंस कंपनी को, तो माइनर के लिए अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो उस पर्टिकुलर केस में वो मेरा पैन कार्ड लगा के ये सब काम कर सकता है। तो माइनर बच्चा है वो मेरा पैन कार्ड लगा के ये सब काम कर सकता है। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द पेन, minor not having any income chargeable to his own hand can enter into the above transaction by quoting the pen of his parents or guardian। वो पेरेंट्स का पेन नंबर लगा के, गार्डियन का पेन नंबर लगा के ये सब काम कर सकता है करके। ठीक है, चलो गाइज अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बस दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। मेरे को सिर्फ आपका 3 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और गाइज अब एक बात बताऊं, आपका आधार नंबर और पेन नंबर इंटरचेंजेबल हो गया है। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि पेन एंड आधार इज इंटरचेंजेबल। भाई साहब पेन एंड आधार इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल, ये इंटरचेंजेबल हो गया। इन्होंने बोला कि भाई साहब पेन एंड आधार जो है वो आपका इंटरचेंजेबल हो गया। इंटरचेंजेबल किसको बोलते हैं बोलो तो, बताओ मुझे इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है। इंटरचेंजेबल का मतलब क्या होता है, देखो निर्मला सीतारमण ने ऐसा बोला था कि पेन एंड आधार इज इंटरचेंजेबल, दैट इज पेन आधार इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबल किसको बोलते हैं, इंटरचेंजेबल किसको बोलते हैं, पेन एंड आधार इज इंटरचेंजेबल। इंटरचेंजेबल मतलब
अरे भाई इंटरचेंजेबल किसको बोलते हैं? इंटरचेंजेबल का मतलब किसी ने बोला कि एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, मतलब एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल करके, ठीक है। तो इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि भाई साहब एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल। अब एक बात बताऊं, सच में क्या इंटरचेंजेबल है क्या? राइट आंसर इज नहीं, क्योंकि वाइसा वर्सा नहीं है। मैं बताऊं अब उसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉ मेकर्स ये बोलते हैं, लॉ मेकर्स ने इंटरचेंजेबल का मतलब यहां बताया क्या है, समझने की कोशिश करना। जैसे गाइस आपका अगर पेन, अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। अगर गाइस आपका पैन कार्ड एंड आपका आधार कार्ड, अगर ये दोनों गुलू गुलू हो चुके हैं, आधार नंबर दोनों का गुलू गुलू आपने करा लिया है। गुलू गुलू का मतलब होता है दोनों अगर लिंक हो चुके हैं, दोनों अगर लिंक हो चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको कहीं पे भी पैन कार्ड देना है ना, उसकी जगह आप आधार नंबर दे सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला पॉइंट क्या है, अगर आपका पैन कार्ड एंड आधार नंबर वो दोनों का गुलू गुलू हो चुका है, ऑलरेडी यू डिड द गुलू गुलू लिंक करा चुके हैं, तो बेटा कोई आपसे पैन कार्ड मांगेगा ना, बोला नहीं हम पैन कार्ड नहीं, हम तुमको आधार कार्ड देगा, तो क्या चलेगा? आंसर इज चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। निर्मला सीतारमण जी ने बोला है चलेगा। जैसे मान लो आपका पैन और आधार दोनों गुलू गुलू है और बैंक गए, बोले पैन कार्ड लाओ, बोला नहीं है मेरे पास, ले आधार नंबर, वो मना नहीं कर सकता, वो लेगा करके, ठीक है। आधार नंबर आप दे सकते, अगर गुलू गुलू हो चुका है तो बेटा पेन की जगह आप आधार नंबर दे देंगे, चलेगा। अब दूसरा पॉइंट जो बोल रहा हूं उस पे मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। गाइस अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास में पैन कार्ड है ही नहीं, अब मैं दूसरे वर्ड पे मेरे लाइन जो बोल रहा हूं, लाइन बोलने जा रहा हूं, ध्यान देना इस पे। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास में पैन कार्ड है ही नहीं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी मम्मी जो है, मम्मी के पास में पैन कार्ड नहीं है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, मम्मी जैसे मेरी मम्मी, उसके पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी के पास आधार कार्ड है, मेरी मम्मी के पास आधार कार्ड है। अब मेरी मम्मी के पास पैन कार्ड तो नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, बट मेरी मम्मी के पास आधार कार्ड है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जहां पे पैन कार्ड की जरूरत थी, पैन कार्ड की जरूरत है, देना था पैन कार्ड, लेकिन मेरी मम्मी के पास तो पैन कार्ड है ही नहीं, तो मेरी मम्मी यहां पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड दे सकती है। एंड गाइज अगर आधार कार्ड दिया तो यह माना जाएगा कि मेरी मम्मी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और मेरी मम्मी को ऑटोमेटिकली बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी फीस के पैन कार्ड अलॉट हो जाएगा। देखो मैंने 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट तो क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा पैन कार्ड एंड आधार कार्ड दोनों गुलू गुलू हो चुके हैं, दोनों लिंक हो चुके हैं, तो कहीं पे अगर पैन नंबर देना है वहां आधार नंबर दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इट इज इंटरचेंजेबल। बोला पैन नहीं है, बोला ले आधार नंबर ले लिया, खत्म बात करके, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर किसी पर्सन के पास पैन कार्ड है ही नहीं, एग्जाम्पल के लिए मेरी मम्मा, तो मेरी मम्मा के पास में पैन कार्ड नहीं है, बट मेरी मम्मा के पास आधार कार्ड तो है। मेरी मम्मा को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करने थे, उसमें पैन कार्ड लगाना था, लेकिन पैन कार्ड लगाना था बट मेरी मम्मी के पास पैन कार्ड तो है ही नहीं, तो मेरी मम्मी पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड लगा सकती है। और अगर आधार कार्ड लगाया ना तो बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानेगा कि मेरी मम्मी ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है और ऑटोमेटिकली बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी फीस के मेरी मम्मी को ऑटोमेटिकली पैन कार्ड अलॉट हो जाएगा, पैन कार्ड दे दिया जाएगा। तो देखो मैंने 2 पॉइंट बोले। पहला, दोनों का गुलू गुलू हो चुका है तो आप पैन की जगह आधार दे दो। और दूसरी चीज, अगर मान लो आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं,
लेकिन आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करना चाहते हो जिसमें पैन कार्ड की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, आप आधार नंबर दे दो। आपने जैसे ही आधार नंबर दिया, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली पैन कार्ड अलॉट कर देगा, बिना किसी फीस के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आपको अलॉट कर देगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो आ जाइए सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। लास्ट वाला एक गुलू गुलू वाला पॉइंट क्या है वो समझने की कोशिश करना। पैन एंड आधार इंटरचेंजेबल। देखिए क्या देखा है, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट और कोट हिज पेन मे कोट हिज आधार। पेन की जगह आप आधार दे सकते हैं। कब? पहला, इफ ही हैज नॉट बीन अलॉटेड द पेन, उसके पास पेन कार्ड है ही नहीं, मेरी मम्मा, बट पजेस द आधार नंबर है, पेन विल बी ऑटोमेटिकली अलॉटेड टू मम्मा बाय डिपार्टमेंट विदाउट एनी डॉक्यूमेंट एंड फीस। और दूसरा, आप आधार नंबर कब दे सकते हैं? व्हेन इट हैज बीन अलॉटेड अ पेन एंड हैज ऑलरेडी लिंक्ड पेन एंड आधार। अगर आपको ऑलरेडी पेन जो है वो पेन दिया था और वो पेन और आधार ऑलरेडी लिंक हो चुका है, अगर पेन और आधार ऑलरेडी लिंक है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है वो आप पेन की जगह आधार नंबर दे सकते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है बेटा? पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है गाइस, आगे जाके क्या होगा पता है तुमको? बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब पैन कार्ड आप देते हो, आप किसी और का पैन कार्ड दे दोगे, ड्राइवर का पैन कार्ड दे दोगे, ये जैसे ट्रांजैक्शन कर रहे हो इसमें आप किसी का भी पैन कार्ड दे दोगे। तो इन्होंने क्या बोला पता है, आगे जाके क्या होगा पता है? कि आप जब पैन कार्ड दे रहे हो तो आगे वाला पेन को वेरीफाई करेगा कि ये आप ही का पैन कार्ड है या नहीं, आपसे वहां अंगूठा लगवाएगा और वो अंगूठा लगा के चेक किया जाएगा ये आप ही का है या नहीं। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन जो चालू होने वाला है। आगे जाके जब आप पैन कार्ड दोगे ना तो भाई साहब वो पेन को ऐसे अंगूठा लगवाया जाएगा, देखा जाएगा कि वो आप ही का पेन है या नहीं। अगर आपका पेन नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में वो पैन कार्ड लिया ही नहीं जाएगा। तो आगे जाके ऐसा होगा कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे बेटा ये जो ट्रांजैक्शन पॉइंट नंबर 6 था कि जिसमें आपका कैश डिपॉजिट पूरे साल में 20 लाख रुपीस या उससे ज्यादा हो गया, कैश विड्रॉल 20 लाख रुपीस या उससे ज्यादा हो गया, या आपका करंट अकाउंट खोलने जा रहे हो, कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने जा रहे हो, तो इन केसेस में अभी तक यहां तक ही चालू किया है, इसमें क्या होता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है कि वो आप ही का पैन कार्ड है या नहीं है। तो देखिए क्या दे रखा है, एवरी पर्सन entering into the prescribed transaction, अभी तक वो पॉइंट नंबर 6 of the 139A shall be required to authenticate the PAN or Aadhaar quoted. Also, every person receiving such document should ensure that PAN or Aadhaar is quoted on the document and authenticated. अब एक बात समझना, एग्जांपल के लिए सपोज मिस्टर बीबी डिपॉजिटेड कैश ऑफ 25 lakh with the HDFC Bank. And BB submitted his pen और आधार, then BB required to authenticate, उसको अंगूठा देना पड़ेगा कि हाँ मेरा ही पेन है या नहीं, देखना पड़ेगा। Pen and Aadhaar belongs to him, and in case HDFC Bank also required to authenticate, HDFC Bank भी देखेगी कि भाई साहब ये पेन और आधार है, ये बीबी का ही है या नहीं है करके, ठीक है। बट गाइज ये वाला जो कंडीशन है ना कि ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा वगैरह, ये किस पे नहीं लगेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, काउंसलर ऑफिस पे नहीं लगेगा। तो ये पॉइंट छोड़ सकते हो। ऐसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, इनको ये सब ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिपॉजिट कर रही है या नहीं, तो उनको ये नहीं करना, उन पे ये नहीं लगेगा। डन। अब चीज समझना, पैन कार्ड में कुछ पेनल्टी लगती है। सबसे पहला क्या पेनल्टी क्या है, अगर आपने प्रोविजन 139A को फॉलो नहीं किया। 139A का मतलब होता है कि आपको पैन कार्ड लेना था, आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा हो गई और आप पैन कार्ड ले ही नहीं रहे हो। अगर आपने पैन कार्ड नहीं लिया तो बाबू 10,000 का पेनल्टी है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं लिया तो आपको 10,000 रुपीज का पेनल्टी लगेगा। दूसरा, अगर आपने जिसको जहां पैन कार्ड कोड करना था या आधार नंबर कोड करना था इन एनी डॉक्यूमेंट, वहां आपने गलत पैन कार्ड डाल दिया। अगर आपने गलत पैन कार्ड डाल दिया तो आपको 10,000 पर डिफॉल्ट का पेनल्टी लगेगा। तीसरा क्या है, अगर आपको कहीं पे पैन कार्ड ऑथेंटिकेट करना है कि वो आप ही का है और आप ऑथेंटिकेट कर ही नहीं पाए तो आपको 10,000 का पेनल्टी। या फिर कोई पर्सन जो डॉक्यूमेंट ले रहा है, जैसे HDFC बैंक है, तो उसको ये पता करना था ये पेन आप ही का है या नहीं और वो पता नहीं कर पाए तो HDFC बैंक को भी 10,000 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा। तो देखो यहां पे आपको पेनल्टी लगती है। पैन कार्ड से रिलेटेड पेनल्टी क्या है, पहली पेनल्टी, आपको अगर पैन कार्ड लेना था, आपने पैन कार्ड लिया ही नहीं, या फिर आपके पास 2 पैन कार्ड है, ऐसा 2 नहीं होना चाहिए, एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। तो आप अगर मान लो 139A की सेक्शन को फेलियर करते हो, जैसे ये यहां पे पैन कार्ड इन लोगों को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना था एंड ऑल, अगर आप इस सेक्शन को फेलियर करते हो तो आपको 10,000 रुपीज, 10,000 का पेनल्टी। दूसरा, आपने झूठा पेन नंबर दे दिया, ठीक है, आपने गलत पेन नंबर किसी और का डाल दिया, गलत क्या फर्क पड़ता है, किसी और का पेन नंबर डाल दिया तो 10,000 का पेनल्टी।
अगर आपको कहीं ऑथेंटिकेट करना था और ऑथेंटिकेट कर नहीं पाए तो 10,000 का पेनल्टी। एंड लास्ट गाइस ये है कि अगर मान लो आपको जो पेन या आधार ऑथेंटिकेट करके जो बैंक लेने वाली थी उसने अगर चेक नहीं किया तो उसको भी 10,000 का पेनल्टी लग जाएगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द पैन कार्ड वाली सेक्शन। ये मैंने यहां पे कम से कम 40 मिनट का टाइम लिया और जिसमें सिर्फ पैन कार्ड वाली सेक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ा। दैट इज द सेक्शन 139A करके, ठीक है। अब एक बात बताओ, आजकल तो आपको अगर पैन कार्ड लेना है ना तो वो 2 मिनट में ले लेते हो। आपको पता है ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए और आपके पास अगर आधार नंबर है तो पैन कार्ड 2 मिनट में मिल जाता है, इंस्टेंट पैन कार्ड करके, ठीक है। आप जाएंगे और आप गूगल पे डालना इंस्टेंट पैन कार्ड, और इंस्टेंट पैन कार्ड अगर आप बोलोगे तो इंस्टेंट पैन कार्ड, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाइए और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके और भाई साहब आप है ना यहां पे इंस्टेंट ई पैन कार्ड करके बना सकते हैं। तो आज सब लोग बना दीजिए जिसके पास में पैन कार्ड नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आपको नया पैन कार्ड बनाना है, आप 2 मिनट में बना सकते हैं। यहां पे आप गेट अ न्यू पैन कार्ड पे जाना और गेट अ न्यू पैन कार्ड पे जाना है और आप अपना आधार नंबर डाल देना, बस। आप आधार नंबर डालना, आपका मोबाइल से ओटीपी आना चाहिए, बस। आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल से ओटीपी आना चाहिए। अगर ओटीपी अगर आपका आ जाता है तो आप बाबू, आप अगर यहां पे पैन कार्ड है आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो आप में से जिन जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं है, आज अगर चाह के आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे कर लीजिए ना। यहां अपना आधार नंबर डालिए, बट आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो बेटा 2 मिनट में ओटीपी आएगा, ये ओटीपी डाल दो, आपका पैन नंबर आ गया। आपका पैन नंबर जो है वो आपका आ जाएगा। वेरी इजी है, बहुत इजी है। आप यहां पे जाके और इंस्टेंट ई पैन कार्ड ले सकते हैं करके, और फिर आप कॉपी मंगा लीजिए ना उसका। आपको अगर फिजिकल चाहिए तो ऑप्शन रहता है, आप फिजिकल मंगा लीजिए। 100 रुपया समथिंग जो पैसा लगेगा वो लगेगा, और क्या लगेगा करके, ठीक है। डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द पैन कार्ड वाली सेक्शन। अब मैं एक काम करता हूं, एक छोटी सी सेक्शन और पढ़ा लेता हूं यार, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले ले। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। अपना लेक्चर है वो 9:45 तक रहेगा, तो 45 मिनट्स का ही लेक्चर बचा है। आप एक काम करो, छोटा सा तो भी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा क्या होगा ना दिमाग में आएगा। क्या मैं 17 साल का पैन कार्ड ले सकता हूं? यस बिल्कुल ले सकते हो। क्या है, इसकी कोई फीस नहीं है। आप जो इंस्टेंट पैन कार्ड बनाओगे इसकी कोई फीस नहीं है, आप बना सकते हो, ये फ्री है। अगर आप वो कॉपी मंगाओगे उसका फिजिकल तो उसका कुछ चार्जेस लगता है, 50 रुपया समथिंग आई थिंक, ठीक है। अभी आप एक काम करो, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो।